हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 8 सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एक संकलित है। सुधा मूर्ति चैप्टर महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक है। सुधा मूर्ति नाम की एक लेडी, एक महिला है जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती है और लड़ते लड़ते उन्होंने बहुत सारी सिद्धि भी प्राप्त कर ली है। इसके बारे में बताया गया है, यानी कि समाज में महिलाओं को हमेशा पुरुषों से दूसरे स्थान पर रखा गया है और हमेशा लिंग परिवर्तन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है कि जहाँ जो पुरुष काम कर सकता है वो महिला नहीं कर सकती। उसके लिए उन्होंने बहुत ही खूबी से महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं को मान सम्मान देना चाहिए और महिला क्या नहीं कर सकती इस बात पर उन्होंने करारा व्यंग किया है, विरोध किया है। इसके बारे में लिखा है। चैप्टर से पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लें। यह एक संकलित है। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में, इस चैप्टर में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। यानी आज देखा जाए तो स्त्रियां जो सबसे ऊंचे पद पर होती है, हर एक काम में वो आगे होती है। पहले के समय में ऐसा था कि स्त्रियों को सिर्फ घर का काम और बच्चों को संभालना होता था, वो घर के बाहर नहीं निकलती थी। अगर पुरुष कोई निर्णय लेता है तो उसमें स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता था, सिर्फ उस पर रौब जमाया जाता था। इसके बदले में आज तो बहुत सारी प्रगति स्त्रियों ने, महिलाओं ने कर ली है। इस का स्पष्ट उदाहरण इस सुधा मूर्ति चैप्टर में है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस चैप्टर में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यानी कि हर जगह से वो घर को भी संभाल सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, अच्छी तरह से वो किसी भी पद को भी संभाल सकती है। यानी कि वो हर काम के लिए रेडी होती है या हर काम के लिए काबिल है। जो लोगों की सोच थी पहले के लोगों की, स्त्रियां इस जगह पे काम नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ नहीं चलता, उनका क्षेत्र अलग होना चाहिए, ये सारी बातें अब निरर्थक है। और यही कृति से हमें संदेश मिलता है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। जाति माने कि कोई भी धर्म का, कोई भी ज्ञाति का इंसान हो और कोई भी लिंग यानी स्त्री हो या पुरुष, उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। स्त्री जो काम कर सकती है वही पुरुष कर सकता है, जबकि अब आज के लाइव समय में तो स्त्रियां पुरुष से एक कदम आगे हैं। ये आप खुद भी महसूस कर सकते हो। शुरुआत की जाए तो अप्रैल 1974 की बात है। उस समय की यह सच्ची स्टोरी है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान में परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग का फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी। उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। वो कौन थी छात्रा? तो सुधा मूर्ति। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुक के लिए थी। यानी कि उस टाइम एडवर्टाइज की गई थी कंपनी के द्वारा, टेल्को यानी टाटा कंपनी के द्वारा, कि जिसको नौकरी की ज़रूरत है वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी कि छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें, अर्थात महिलाओं को वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना नहीं है या वो अप्लाई नहीं कर सकती। ये बात को लिखी हुई पढ़कर वो जो छात्रा थी उसको खटकी कि ये हकीकत में नहीं होना चाहिए। इंजीनियर लेडी या जेंट्स दोनों हो सकते हैं और दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें सबसे अच्छा इंटरव्यू जिसका होगा वही शायद उस पद पर पहुंच सकता है।
उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा है। पहले तो उसको विश्वास नहीं आया कि हकीकत में ऐसा ही कुछ लिखा है, तो उसने 2 बार पढ़ा, लेकिन हकीकत में वही लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। यानी कि उसको विदेश जाना था। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, और उसकी इच्छा ये भी थी कि वो विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करें। परंतु यहाँ भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। यानी कि ये बात उसको अच्छी नहीं लगी कि स्त्री पुरुष में इतनी असमानता है और इतना भेदभाव किया जा रहा है। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती थी, और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठी में अकेली लड़की थी। यानी कि जिस क्षेत्र में वो पढ़ी थी वहाँ सारे पुरुष लोग थे, और वो ही एक लेडी, वो ही एक स्त्री महिला थी जो पढ़ाई कर रही थी कंप्यूटर विज्ञान पर। योग्य थी, परिश्रमी थी, ये उसका स्वभाव था। नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। यानी कि उस बात के लिए वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। इसलिए वो विरोध करेगी और डटकर करेगी। यानी कि उसको विरोध करके जो टेल्को कंपनी का मालिक है उसे मिलने के लिए वो सोचने लगी। उसे अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम तो मालूम नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। यानी कि जो मुखिया होते हैं वह। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। यानी कि एक खत लिखा और इस खत में सारी बातें उन्होंने लिख दी, और सुधा मूर्ति ने यह भी बताया कि मैं वही पढ़ी हूँ। तो फिर स्त्री और पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा, यानी कि पत्र, लेटर लिखा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची, यानी इंटरव्यू के लिए वो जाती है। साक्षात्कार आरंभ हुआ, यानी इंटरव्यू शुरू हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई, क्योंकि वो ज्ञानी थी, कंप्यूटर विज्ञान पर पढ़ी थी, इसलिए उसके आंसर भी उन्होंने अच्छी तरह से दिए। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था। क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। यानी कि मेन होद्दे पर, मेन पद पर फैक्ट्री में कोई महिला काम नहीं कर सकती, इसलिए हमने लिखा था। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। यानी कि फैक्ट्री में काम करना एक महिला के लिए उचित नहीं है, ऐसा वो बुजुर्ग का कहना था। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। यानी कि बखूबी से सुधा मूर्ति ने उत्तर दिया कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो शुरुआत करके फैक्ट्री में काम करेगा। यानी कि मैं ही शुरुआत कर दूंगी, यही शायद उनका आंसर होगा, उत्तर होगा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। यानी कि वहाँ जॉब के लिए सुधा मूर्ति को पसंद किया जाता है। टेल्को टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी।
सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली। यानी कि टाटा कंपनी की वो प्रथम महिला इंजीनियर थी। उसके साथ साथ काम कर रहे नारायण मूर्ति के साथ उनकी शादी हो गई। 8 वर्ष तक टेल्को कंपनी में सेवा दी और उसके बाद 1982 में त्याग पत्र यानी कि रिज़ाइन करके बेंगलुरु में अपने पति के साथ एक नई कंपनी उन्होंने खोली। उस कंपनी का नाम था इंफोसिस कंपनी। आगे देखा जाए उनके बारे में तो दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। यानी कि बहुत मेहनत करके उन्होंने उस कंपनी में काम किया। सुधा मूर्ति 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही थी। यानी कि साथ साथ में सामाजिक विकास के भी कार्य करती थी। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उन्हें कार्य रूप दिया। यानी कि सरकारी स्कूलों में तो शायद इनकी फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए उन्होंने सोचकर कर्नाटक राज्य में एक सरकारी स्कूल के अंदर एक एक कंप्यूटर और एक लाइब्रेरी की योजना की, ताकि वहाँ के बच्चे कंप्यूटर सीख सके और लाइब्रेरी में जाके अच्छे बुक भी पढ़ सके। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक के रूप में समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। यानी कि जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी चिकित्सा के लिए उन्होंने करवाई। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पुट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायक तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य बनवाए। यानी कि जो क्षेत्र में पैसों की वजह से जो लोग अस्पताल नहीं जाते थे वहाँ राहत कार्य करवाए, यानी कि कम पैसे में भी वो इलाज करवा सके। अनेक अथक प्रयास के कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगवाया गया। यानी कि 800 से अधिक गांव थे जहां कंप्यूटर शिक्षा नहीं दी जाती थी। आज के ज़माने में देखा जाए तो केजी में से ही बच्चा जाता है तब कंप्यूटर सीखता है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए इस शिक्षा को सीखना आवश्यक है। तो वहाँ उन्होंने 800 से अधिक गांव के अंदर कंप्यूटर शिक्षा 1 करोड़ रुपया देकर शुरू करवाई और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए, यानी कि लाइब्रेरी खोली गई जहां गरीब बच्चे पढ़ सके। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, यानी कि फिर से अच्छी तरह से स्कूल बनवाई। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बच्चे आते हैं उनको शिष्यवृत्ति यानी कि पैसे दिए। गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए और गांव के अंदर 300 से ज़्यादा कंप्यूटर लोगों को बांटा। 13 पुस्तकों की लेखिका, यानी उन्होंने 13 पुस्तक लिखे और उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार। ये अलग अलग जो पुरस्कार है वो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुधा मूर्ति को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, यानी कि इनका नाम याद रखना आवश्यक है, जरूरी है। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियर महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है, यानी कि
हमेशा उन्होंने अपनी लिंग यानी कि महिला लड़कियों के बारे में सोचा और आज महाविद्यालयों में 50% देखा जाए तो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। उनके उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से काम कर रही है। यानी कि जो बुजुर्ग का ख्याल था कि ऐसे पोस्ट पर महिला काम नहीं कर सकती, लेकिन आज अनेक उद्योग और मशीनों पर लड़कियां ही कुशलता से काम कर रही है। ऐसा माहौल किसने बनाया? सुधा मूर्ति ने, सुधा कुलकर्णी ने। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियों की काम कुशलता के क्षेत्र के साथ साथ देखा जाए तो जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। यानी कि ये सारी बातें उन्होंने इसलिए पसंद की और अपना जीवन इसलिए व्यतीत किया क्योंकि ये भेदभाव उन्होंने देखा था। स्त्रियों का शोषण हो रहा था। अच्छी पढ़ाई करने के बाद अच्छी जगह उसे नौकरी नहीं मिलती, अगर नौकरी मिलती है तो वहाँ उसका शोषण किया जाता है। इसलिए ये सारी परिश्रम से सफलता उन्होंने प्राप्त की, ऊंचाइयों को छुआ और मार्ग पर चलकर पीढ़ी को आगे बढ़ते देखा और वो बहुत खुशी से फूली नहीं समाती थी। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठी, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। अंत में महिलाओं के लिए एक संदेश है उनकी तरफ से कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है लेकिन चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो शायद वो कठिन मार्ग हम कतई पार नहीं कर सकेंगे। इसलिए शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, तब जाकर ये मार्ग हमारे लिए सरल बन जाएगा। यानी कि महिलाओं के लिए बहुत ही आत्मसम्मान भरा ये चैप्टर सुधा मूर्ति ने तथा उनका जीवन यही व्यतीत करके महिलाओं के उच्च दर्जों पर लाने के लिए व्यतीत किया। उनके लिए हम शत शत प्रणाम अवश्य करेंगे। अस्तु।